हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टूडेंट जंक्शन में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने आपको कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया था और आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक कवर करेंगे जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ऑब्जेक्टिव ये कि किन गोल्स को ध्यान में रखकर हम मैनेजमेंट करते हैं, आखिर उसका उद्देश्य क्या है करने का, और इम्पोर्टेंस का मतलब कि क्यों ज़रूरी है, क्या बिना मैनेजमेंट के काम नहीं चल सकता। तो ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक अच्छी सी स्माइल के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ये बताया गया है कि भाई मैनेजमेंट ठीक है, हमें ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, समझ में आ गया भाई मैनेजमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैनेजियल ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है, समझ में आ गया। पहला क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर हम इसको 1 बाय 1 समझेंगे, ठीक है, डोंट वरी। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर एक सबसे पहले कोई भी कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेजमेंट कर रही है, तो सबसे पहले आप किसके लिए सोचोगे? अपने लिए। दूसरों के लिए सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं? खुद को। तो ऑर्गेनाइजेशन भी क्या सोचेगी कि मैं पहले खुद के लिए सोचूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बाद बाकी जो लोग हैं उनके बारे में भी सोच लेंगे। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पे। ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले किसके बारे में सोचा? अपने लिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल। ऑर्गेनाइजेशन किस पर फोकस कर रही है? सर्वाइवल। कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, तो कंपनी जब स्टार्ट होती है तो वो ये सोचती है कि जब इंट्रोडक्शन स्टेज, कहीं सारी स्टेजेस होती हैं जो आप पढ़ेंगे, तो जब आप कोई भी कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है या खुद ही एक नया स्टार्टअप लेती है, तो स्टार्टिंग में नहीं पता होता है कि आखिर ये प्रोडक्ट रन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या जो कंपनी आपने खोली है किसी एक ऑब्जेक्टिव के साथ कि मैं एक अच्छी जगह एग्जिस्ट कर पाऊँ, क्या ये चीज़ हो पाएगी नहीं हो पाएगी पॉसिबल। तो आप उसके लिए क्या सोचते हैं पहले कि भाई मेरी कंपनी इतने सारे कंपटीशन के साथ सर्वाइव ही कर जाए, यही बहुत है। सर्वाइवल का मतलब जानते हैं? मार्केट में सर्वाइव करने का मतलब है ना तो आप प्रॉफिट की कंडीशन में हैं ना आप लॉस की कंडीशन में हैं। जितना आप कोई चीज़ जैसे बनाते हैं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, तो कॉस्ट के बराबर उसे सेल कर देते हैं। 100 रुपये की कोई चीज़ आती है, 100 रुपये में आप सेल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ना तो आप लॉस की कंडीशन में ना प्रॉफिट की कंडीशन, मतलब आप सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक तो आ गया बात कि ठीक है सर्वाइवल कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट आया प्रॉफिट। क्या सर्वाइवल से काम चलेगा? नहीं। पहले मार्केट में सर्वाइव कर लिया, अब उसके बाद क्या सोचेंगे? प्रॉफिट भी तो अर्न करें, कॉस्ट से भी तो ऊपर कुछ कमाना है, इस मार्जिन को भी तो इंक्रीज करना है। तो इसके लिए क्या किया? जो चीज़ पहले 10 रुपये की आती थी और उसको सेल भी किस में करते थे हम? 10 रुपये में। 10 रुपये में सेल करते थे, लेकिन अब क्या किया? अब हम सर्वाइव करने लग गए हैं कंपनी में, तो उन्होंने क्या किया? अब फोकस करते हैं प्रॉफिट पर। प्रॉफिट में अब वो चीज़ हम क्या करने लगे? 3 रुपये का हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। उसमें ऐड करके उस चीज़ को 13 रुपये में सेल करने लगे। इसका मतलब क्या है? सर्वाइव करा, सर्वाइव की स्टेज को क्लियर करने के बाद प्रॉफिट पर आए, प्रॉफिट में प्रॉफिट अर्न करने लगे। जब ये प्रॉफिट अर्न करते गए, 10 रुपये की चीज़ पर 3 रुपये अर्न करते गए, कमाते गए, फिर एक ऐसा स्टेज आया ग्रोथ, जिसमें आप ऊंचाइयों पर कहते हैं ना चढ़ने लगते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं। कहीं सारे ये नहीं है एक ही प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं, हो सकता है एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हो आप, और कुछ लोग हो सकता है कि कई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, उन चीज़ को भी फॉलो कर रहे हो। मतलब कई सारे प्रोडक्ट को सेल करना, कई सारे प्रोडक्ट को ट्रेड भी कर सकते हैं और प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो ग्रोथ स्टेज होती है जिसमें आप अपनी, जैसे कहते हैं ना, प्रॉफिट को कमाया, उसको री इन्वेस्ट किया, उससे फिर पैसा अर्न किया, उसे फिर बिजनेस में लगाया, इससे आप ग्रोथ स्टेज पर आ जाते हैं। ठीक है भाई, ये तो रही ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन के इन ऑब्जेक्टिव को एकम्प्लिश करना, मतलब कंप्लीट करना। अब हम दूसरा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब भाई ये क्या है? सोशल। ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए सोचा। अब ऑर्गेनाइजेशन अकेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन खुद में अकेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक अकेला इंसान ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, उसके साथ में जो उसकी टीम जो उसके साथ काम कर रही है, जब मिलकर पूरा उनके एफर्ट्स एक ही जगह एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तब उसको एक ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका काम है
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सिंपल सी बात है, जब एक बिज़नेस आप करते हैं तो उसमें अकेले सारी चीज़ों को हैंडल करना एक सिंगल बंदा कर सकता है, बट फिर भी उन चीज़ों को अगर आप जब सोचते हैं ना कि मुझे अपना काम बढ़ाना है, करना है, अपने काम को बांटना है, क्योंकि हर इंसान के पास एक टैलेंट होता है, लेकिन मल्टी टैलेंटेड होना मिल जाते हैं, कई सारे लोग होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान में सारी चीज़ों को करने की काबिलियत हो। इसीलिए जो भी पर्सन जिस चीज़ में एबल है, बहुत ही ज़्यादा निपुण है, उसको आप वो काम सौंप कर, असाइन कर कर इस काम को और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्शन के साथ कर सकते हैं। तो भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी यही काम करता है। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि आप लोगों को, आपका काम है समाज के लिए भी सोचें, अपने लिए सोच लिया, ठीक है, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कंपनी होती है तो कंपनी खुद में कंपनी है, ठीक है, लेकिन वो हो सकता है सप्लायर से माल लेती हो, सप्लायर से माल लेने के बाद वो ट्रेडर्स होते हैं या रिटेलर्स होते हैं, होलसेलर होते हैं, उनको सेल करती हो, होलसेलर ही कंज्यूमर एंड तक आपके माल को पहुंचाते हैं, वो कंजम्पशन तक पहुंचता है इस स्टेज से इस स्टेज पर। तो कहीं सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं और इसको नहीं भूल सकते, ये तो एक्सटर्नल हो गए, इसके इंटरनल हमारे कहीं सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, जो अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं, इसीलिए कि उनकी मेहनत के बूते पर उनका भी घर चल सके और एक कंपनी जो ओनर चला रहा है उसकी कंपनी भी सक्सेसफुल हो सके। तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना किसका काम है? ऑर्गेनाइजेशन का, और मैनेजमेंट को भी इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। सेकंड चीज़, लेस पॉल्यूशन, आपको हमेशा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना चाहिए, मतलब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं, जो प्रोडक्शन होना चाहिए। आप जैसे कहीं देख सकते हैं जो इंडस्ट्रीज़ जो ऐसे केमिकल, टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं, गैसेस जहाँ से रिलीज़ हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे क्या है, जो आसपास की सोसाइटी जो है, वहाँ की लोकेलिटी, जो रहने वाले लोग हैं, उनको नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने ये बोला है कि ऐसा प्रोडक्शन यूनिट आपको 1 किलोमीटर कुछ दायरा डिसाइड किया जाता है कि ताकि इससे दूर रहकर आप फिर प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि जो गैसेस वगैरह निकल रही हैं उसमें ही वो लोगों का घर है, और वहाँ वो सांस लेकर कभी भी उनको कोई बीमारियां हो सकती हैं या कभी उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को बचाने करने के लिए आपको हमेशा ऐसा प्रोडक्शन मेथड रखना चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेगा। थर्ड इज़ एम्प्लॉय की सेफ्टी। जो एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम कर रहे हैं, मशीन्स भी यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है हाथ से भी काम कर रहे हो मैनुअली, तो ज़रूरी है कि आप उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखें। जब आप उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखेंगे, जैसे कभी उनके लिए कुछ इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करना, उनकी सेफ्टी के लिए सोचना, उनका जो रेस्ट कहते हैं ना, उनको रेस्ट भी देना ज़रूरी है। मशीन की तरह मत ट्रीट कीजिए, जब आप उन्हें एक रिसोर्स की तरह ट्रीट करेंगे ना, कैपिटल की तरह, तो उनका जो प्रोडक्टिविटी होगी और जो उनका वे ऑफ वर्किंग होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा काम करने का, जिसमें आपको कुछ बोलने की नीड ही नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों को करते हुए आपको एम्प्लॉय की सेफ्टी को भी ध्यान में रखना चाहिए। फोर्थ वन इज़ फेयर ट्रेड। ट्रेड माने व्यापार, एक्सचेंज, गुड्स दिया बदले में पैसे लिया, ये तो हम सोचते हुए आ रहे हैं। गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करना इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कुछ प्रतिफल, कुछ पैसा। लेकिन क्या एक मैनेजमेंट में एक कंपनी है जो मैनेजमेंट अप्लाई कर रही है, कंपनी को मन चाहे ढंग से कंज्यूमर्स का शोषण करना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन? बिल्कुल नहीं। अगर आपको कोई चीज़ 100 रुपये की पड़ती है, आप उसे मैक्स टू मैक्स, एक रीजनेबल एक बाउंड्रीज होती हैं, कुछ डिसाइड की जाते हैं कि भाई 120 में सेल कर सकते हैं, 130 में सेल कर सकते हैं, लेकिन क्या उस चीज़ को डबल ट्रिपल इतना कर सकते हैं? ये तो शोषण हुआ। अब जैसे बेसिक अगर सर्वाइवल की बात करें तो जो बेसिक नीड है हमारा क्या है? खाना, फूड, जिसके बिना कोई नहीं रह सकता। चाहे वॉर की कंडीशन हो, चाहे सूखा पड़ जाए, लेकिन अनाज ज़रूरी है। उस अनाज के लिए इंसान गिड़गिड़ाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके बिना रह जाएगा। नहीं, पानी से पेट नहीं भरता है। तो इसकी कंडीशन हो तो उसमें, उस केस में क्या करते हैं? सप्लाई कम है, रेट्स बढ़ा देते हैं, लेकिन उस रेट पर भी पर्सन लेता है, लेकिन वो वॉर की कंडीशन होती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में एक इंसान इस तरीके से, कोई भी कंपनी कंज्यूमर का शोषण नहीं कर सकती है। किसी भी रेट को इतना डबल ट्रिपल आप चार्ज नहीं कर सकते एक रीजनेबल प्राइस पर, जिस पर आपका कंपनी का नुकसान ना हो, आपके भी खर्चे निकले और कंज्यूमर भी उस चीज़ को कंज्यूम कर सके। तो इस तरीके से क्या है, आप अपनी कंपनी की, आप कंपनी में भी ग्रोथ करेंगे, है ना, अपना मार्केट साइज को भी ग्रैब कर पाएंगे, और जो हमारी कंट्री है उसकी इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ये है सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड वन इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या है, हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा,
सोशल, समाज के बारे में सोचा। तीसरा क्या है, अब एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचना होगा, जो लेबर हमारे यहाँ काम कर रही है या जो एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए भी सोचना होगा। कैसे? उनको बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी होगी। कहीं जगह आप देख सकते हैं कि जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं होता है, जहाँ वो काम कर रहे हैं इतना सफोकेशन है, इतना हीट जनरेट हो रहा है। जैसे अगर आप बात करते हैं चूड़ी के काम की, बैंगल्स, तो बैंगल्स में आप देखते हैं जब वो बनते हैं ना, उनका जो प्रोसेस होता है ना, बहुत ही ज़्यादा हीट होती है, वहाँ इतना हीट जनरेट होता है कि वहाँ एक पर्सन बैठ भी नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, और वहाँ इतनी सारी लेबर अकेले काम कर रही है। तो सोचिए उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। वहाँ प्रॉपर लाइट नहीं होती, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, प्रॉपर, अगर आप देख सकते हैं, ठीक है जहाँ काम हो रहा है वहाँ ठीक है हीट है, लेकिन उसके अलावा उनको कुछ, जहाँ वो रेस्ट करने जा रहे हैं एटलीस्ट वहाँ प्रॉपर फैसिलिटी तो हो, पंखा हो, कूलर हो, कुछ तो हो। लेकिन ये भी कई सारे आप इंडस्ट्रीज़ में देख सकते हैं ऐसा भी नहीं होता है। उस केस में अब क्या किया जाए? तो अगर उन्हें आप अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे तो उन्हें काम करने में भी मज़ा आएगा और वो विद इंटरेस्ट इतना अच्छा काम करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी वर्किंग कंडीशन बेटर हो। सेकेंड इज़ पीयर रिकॉग्नाइजेशन। पीयर मतलब जो आसपास के लोग हैं, सहकर्मी जो उनके साथ काम करते हैं। अगर कोई, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 10 लेबर काम करती हैं, 10 लोग हैं जिनको आपने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, काम करते हैं, तो 10 में से अगर हो सकता है कि कोई एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो एटलीस्ट आपको, क्योंकि हर इंसान ना कहीं आप पैसे से, ठीक है फाइनेंशियल उन चीज़ को रखकर ध्यान में रख कर सकते हैं कि उसका फाइनेंशियली हम कुछ बोनस दे सकते हैं, या कुछ वो अगर ज़्यादा अच्छा काम करता है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट दे सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ठीक है, मॉनेटरी आप उसको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशली उसे रिकॉग्नाइज किया जाए ना कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको बहुत उसको एप्रिशिएशन, इससे ज़्यादा खुशी होती है, पैसे से भी होती है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पीयर रिकॉग्नाइजेशन मतलब उसे सभी के साथ में अगर उसने अच्छा काम किया है उसको रिकॉग्नाइज करना। थर्ड वन इज़ बेटर सैलरी। जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियली उसको कोई भी नीड है, रिक्वायरमेंट है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टाइम पर उनको सैलरी प्रोवाइड कराना। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स से मैनेजमेंट के, जो ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट देखिए, यही सर्वाइवल जो मैंने आपको बताया, बेसिक पर्पस क्या है? सर्वाइव करना, कॉम्पिटिटिव मार्केट में एग्जिस्ट करना लॉन्ग पीरियड के लिए, ये बहुत बड़ा काम है। इसमें क्या हो सकता है? सर्वाइव आप जब करते हैं जब आप अपनी कॉस्ट को ही कवर कर पा रहे हैं, तो आप सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं। सेकंड वन इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब है जो सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप सर्वाइवल मोड में रहकर आप ये सोचें कि आपकी कंपनी लंबे समय तक रन कर जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर इंसान ये चाहता है कि मैं कुछ पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उससे कुछ कमाऊँ भी। तो एसेंशियल है कि ग्रोथ के लिए, और अगर हमें आपके बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए ज़रूरी है प्रॉफिट। थर्ड, ग्रोथ बताया था मैंने आपको कि ग्रो करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करने के लिए ग्रोथ मेज़र की जाती है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, कि कितनी, अब ग्रोथ मैं किस बेसिस पर डिसाइड करूँगी? सेल कितनी हो गई भाई, बढ़ रही है। ब्रांचेस कितनी खोल दी? एक फिरोज़ाबाद में थी, एक आगरा में है, एक जयपुर में है, एक कानपुर में है, बहुत जगह ब्रांचेस खोल दिए हैं। जो प्रोडक्ट है, पहले वो एक प्रोडक्ट बनाते थे, अब 20 तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं, 20 वेराइटीज़ हैं। एम्प्लॉयज़, जो पहले 100 एम्प्लॉयज़ काम किया करते थे, अब उनकी जो नंबर है ना वो 1000 हो गया है। तो आप सोचिए, इन सब बेसिस पर ही तो एक इंडस्ट्री इतनी छोटे से होकर इतनी, एक फर्म इतनी बड़ी इंडस्ट्री जब ही तो बनती है, ग्रोथ के बेसिस पर। तो ये तीनों चीज़ें। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड होना चाहिए प्रोडक्शन का, जो आपकी सोसाइटी और एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। सेकेंड इज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराइए। जो वीकर सेक्शन है, ये आपका काम है कि एक बिज़नेस में जब आप लोग बिज़नेस रन करते हैं तो जब लोगों की रिक्वायरमेंट होती है तो उन्हें स्किल्स प्रोवाइड कराकर आप उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ये आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। थर्ड इज़ कंट्रीब्यूशन कीजिए सिविक एक्टिविटीज़ के लिए। डी, जनरेट कीजिए इकोनॉमिक वेल्थ, ऐसा करके प्रोडक्शन को करके उसको सप्लाई करके लोगों का कंजम्पशन का जो डिमांड है उसको फुलफिल करके आप क्या कर रहे हैं? अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और पार्टिसिपेटिंग एक्टिविटीज़ इन सोशल सर्विस, गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी सोशल सर्विस प्रोजेक्ट आता है, जैसे CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कंपनी को क्या होता है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अधीन सोसाइटी के लिए एटलीस्ट 2%
अपना ये खर्च करना होता है, तो उनको क्या है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। जहाँ जिस चीज़ को नीड है कोई पॉलिसी निकाल सकते हैं, स्कीम निकाल सकते हैं, या उनको कुछ पैसा प्रोवाइड करा सकते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो और क्वालिटी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, मैंने बोला कि फेयर ट्रेड करना है, प्राइस को कम से कम रखना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कम से कम प्राइस में आप उसको बिल्कुल गलत प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसकी क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। ये नहीं, प्रोडक्ट क्वालिटी वाला भी होना चाहिए और रीजनेबल प्राइस पर आप उसे प्रोवाइड करें। पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये आपको बताए थे मैंने, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं सारे लोगों से मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ऑर्गेनाइजेशन अकेला नहीं होता। उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, सैलरी प्रोवाइड कीजिए उनकी फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, प्रमोशन देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, समय पे टाइम टू टाइम उनको अपडेट करना। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप उन्हें नहीं सिखाएंगे तो कहाँ से सीखेंगे, वो तो अपना पुराना वही जो उनका मेथड है काम करने का उसे ही फॉलो करते जाएंगे, और फिर आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल डाउन, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज़ गोइंग टू डाउनवर्ड। तो ये सारी चीज़ें। और पीयर रिकॉग्नाइजेशन मतलब उनको भाई सेल्फ रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्ट चाहिए कलीग से भी, ये उनकी सोशल नीड को कंप्लीट करता है। और गुड और हेल्थी वर्किंग कंडीशंस, ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। अब हम किस बारे में पढ़ेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है मैनेजमेंट देख लिया कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव 3 में डिवाइड हैं, लेकिन हमें ये तो बताइए कि मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है। इसीलिए ज़रूरी है, मैनेजमेंट मदद करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। ग्रुप का आप मतलब समझे, आप कहोगे हमने ये तो समझ लिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कई सारे लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं और वो एक साथ काम करते हैं, लेकिन ग्रुप गोल यही हो गया कि उन ग्रुप्स को करना नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन आपने खोला, मान लीजिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कई सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इनके गोल्स को कंप्लीट करना ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव ये भी नहीं है कि वो इनको कंसीडर नहीं करेगा, बिल्कुल कंसीडर करेगा, वो उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनका जो गोल है उसको रखना, और मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको रखना। इनको क्या करना, इंटीग्रेट, एक साथ कर कर एक कॉमन डायरेक्शन देना, और फिर उसको सक्सेसफुली क्या करना, सक्सेसफुली उसको अचीव करना, सक्सेस में कन्वर्ट करना। इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट ट्राई करता है कि वो ऑब्जेक्टिव को इंटीग्रेट करेगा, जो इंडिविजुअल वहाँ काम कर रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी मैंने खोली है उसके क्या गोल हैं, इन सभी को एक साथ एकीकृत करना है, एक साथ लेकर चलना। जो क्या करते हैं, जो हमारे लोग जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं इतने सालों से, अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, उनके एफर्ट्स एक कॉमन डायरेक्शन में काम कर सकें। ये नहीं मुझे तो ये करना है मैं ये करूँगा, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ जाना चाहता है मैं यहाँ जाऊँगा, ओपोजिट डायरेक्शन कभी भी अच्छा या सेम रिजल्ट नहीं दे सकते। तो आपको सभी को लेकर साथ में काम करना चाहिए। सेकंड क्या है, मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, दक्षता, मतलब कार्य कुशलता। कार्य कुशल जब माना जाता है जब काम कम से कम चीज़ों को यूज़ करके और अच्छे से अच्छा किया जाए। जैसे मैनेजमेंट, हमेशा जो मैनेजर होते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि मैं कम से कम कॉस्ट करूं, जो कॉस्ट 10 रुपये आ रही है उसको कोशिश करूं कि 8 रुपये ही आए, ताकि 2 रुपये बच जाएं, और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करूं। मतलब जो आर्टिकल 10 आर्टिकल्स आप डेली प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हो सकता है मैं 20 पर ले आऊँ। 20 पर लेके आने के बाद जो मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा है जिसकी कॉस्ट 10 रुपये आ रही है उसको 8 में कन्वर्ट कर दूँ। पहले जिसकी कॉस्ट 10 रुपये आती थी और आर्टिकल कितने प्रोड्यूस होते थे, 10। सी मीन्स कॉस्ट, ए फॉर आर्टिकल। अब मैंने ये कोशिश की 8 हो जाए कॉस्ट, आर्टिकल कितना हो जाए 20। इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है और कॉस्ट कम हो रही है। कॉस्ट क्या हुई, 10 की 8 और प्रोडक्टिविटी 10 की 20, मतलब मेरे लिए बेनिफिशियल है ना। तो उस केस में इफ़िशियंसी मैनेजमेंट ही लेकर आ सकता है, क्योंकि आप उसके बारे में सोचेंगे कितना रुपया गया, इतने रुपए खर्च हो गए, इतने का माल आया, उसके बाद ये प्रोसेस होगा, मशीन में
तेल भी लगता है, ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं, या बिजली भी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बिजली से तो मशीन चलेगी उसको भी चला रहे हैं, और लेबर भी लग रही है जो उसे चला रही है, उसकी भी वेजेस प्रोवाइड करनी है। इन सभी चीज़ों को रेंट भी देना पड़ेगा, ज़मीन, जिस ज़मीन को आप यूज़ कर रहे हैं, जिस टुकड़े को आप यूज़ कर रहे हैं उसका रेंट भी देना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को ऐड करके भाई इतनी कॉस्ट आ रही है, तो उसको कैसे कम करूँ? तो ये मैनेजर ही तो देखेगा, और कम से कम वेस्टेज करूं। जो रिसोर्सेज मुझे प्रोवाइड किए गए हैं कोशिश करूं कि उनमें कम से कम उन रिसोर्सेज को यूज़ करके अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पाऊं। तो ये सारी इफ़िशियंसी पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? डायनेमिक मतलब टाइम टू टाइम चीज़ें बदलाव करना। आज पहले समय कुछ और था, पहले देख सकते हैं कि ज़्यादातर देखा जाता है कि जो लड़कियां थीं, गर्ल्स, उनको इतना मोटिवेट नहीं किया जाता था कि आप आगे बढ़िए, काम कीजिए। कोई भी फील्ड देख लीजिए, चाहे पॉलिटिक्स फील्ड मतलब पॉलिटिकल फील्ड देख लीजिए, चाहे कोई भी टीचिंग लाइन देख लीजिए, किसी भी तरीके का कोई भी एरिया देख सकते हैं, हर सेक्टर में, हर जगह अब लड़कियां हैं वो आगे हैं। इसीलिए क्योंकि समय बदल रहा है, तो भाई मैनेजमेंट को भी ये ज़रूरी है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे हाथ में नहीं होता। सोशल कोई भी ट्रेंड है हमारे हाथ में नहीं है, एक इंसान ट्रेंड नहीं बदल सकता। इकोनॉमिक पॉलिसी कोई नई जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है वो भी नहीं हो सकता। पॉलिटिकली कोई चेंजेस आ रहे हैं, लीगली कोई चेंजेस आ रहे हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते अपनी बेसिस पर। तो ये सारी चीज़ें जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो इनके साथ बदलते हुए हमें अपना भी रुख बदलना पड़ता है। अपने इन सिचुएशन, बदलती हुई सिचुएशन के साथ हमें भी काम करना पड़ता है, नई नई पॉलिसीज़ लानी पड़ती हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। जैसे आप देखिए कि एम्प्लॉय, लीगेसी, पॉलिटिक्स, लेबर लॉ चेंज हो गए, ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, ये हो गया। तो इसके साथ आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अपना वही ऑर्गेनाइजेशन रन करूँगा जैसे करता था। तो क्या आप इस तरीके से मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए क्या है, टेक्नोलॉजी आपको भी अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, समय के साथ आपको बदलाव लाना ही पड़ेगा, जो मैनेजमेंट के साथ ही पॉसिबल है। मैनेजर कीप मेकिंग चेंजेस करते रहते हैं ताकि वो मैच कर पाएँ, जैसा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसी के साथ आगे बढ़ पाएँ। फोर्थ है, मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीव करने में पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल का मतलब है जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनकी भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऐसा नहीं है उनको इग्नोर किया जाता है, उनके भी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर उनको भी फुलफिल करने की कोशिश की जाती है। एक अच्छा और एफिशिएंट मैनेजर वही है जो मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। क्योंकि मैनेजर जिसके लिए काम कर रहा है वो एम्प्लॉयर है, और जिनको देख रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, जिनको कंट्रोल कर रहा है या जिनको डायरेक्ट कर रहा है वो है एम्प्लॉयज़। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में वो ये देखता है कि कहीं ऐसा ना हो भाई लेबर काम ना करे तो स्ट्राइक पर बैठ जाएगी, और एम्प्लॉयर मना कर दे कि नहीं हम आपको कोई पेमेंट नहीं देंगे, या कुछ भी चीज़ें ऐसी कंडीशंस, कन्फ्लिक्ट की कंडीशन अराइज हो सकती है। तो उसमें ये ज़रूरी है कि एक मैनेजर कहते हैं ना, एक ब्रिज का काम करता है जो इन दोनों को जोड़ कर रखता है। तो मैनेजमेंट हेल्प कर सकता है अचीव करने में पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एंड लास्ट वन इज मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आप देख सकते हैं सोसाइटी में रहने जैसे वाले हम जैसे ही लोग हैं, हम भी हर चीज़ में, हम अपने डेली रूटीन में भी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, हर चीज़ को मैनेज करते हुए चलते हैं, तभी आप अपने टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तो भाई कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो सर्व करती है पर्पस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। जैसे क्या क्या, अब कहीं एक कंपनी किन किन ग्रुप्स को फॉलो कर रही है, जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ उनको भी लेकर चलना है। ऐसा नहीं कर सकती कि वो उनका मन ख़राब करके या उनकी नीड्स को फुलफ़िल ना करके आगे बढ़ जाए। तो क्या है, वो काम करने से मना कर देंगे, सब छोड़कर चले जाएंगे, टर्नओवर इतना इंक्रीज़ हो जाएगा कि आप कंपनी का जो नाम होगा ना, रेपुटेशन, वो ख़राब हो जाएगा। तो कोई भी फिर काम नहीं करना चाहेगा, फिर आप कैसे कंपनी चलाएंगे। कस्टमर जिनको आप जो आपका प्रोडक्ट है, फिनिश गुड जिसको आप प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको भी सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। कम्युनिटी जिसमें आप रह रहे हैं,
इंडस्ट्री बेस्ड कम्युनिटी भी हो सकती है, बिजनेस की एसोसिएशन भी हो सकते हैं, सोसाइटी जिसमें आप चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं ये भी हो सकते हैं, और कुछ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू जो एजेंसीज होती हैं, एनजीओज हो सकते हैं, वो भी कम्युनिटी हो सकती है। तो उसमें भी आपको ज़रूरी है कि आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करें। तो अचीव करने के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट क्या करता है, ठीक है हम ये सारी चीज़ें करेंगे, कस्टमर बेसिस पर क्या करेगा, एक अच्छा प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी, जो भी प्रोडक्ट आप हमसे खरीदेंगे बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी देंगे। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, ये किसके लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोज़गार देंगे। थर्ड इज़ नई नई टेक्नोलॉजी जो आएगी, डोंट वरी, सारी टेक्नोलॉजी, सारे ट्रेंड, ये सारे फैशंस के अकॉर्डिंग, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। फोर्थ इज लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ टूवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से लीड करेंगे कि वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करे, ना कि उनका एक्सप्लॉयटेशन या उनका हैरेसमेंट करे। सोसाइटी को अपग्रेड करना है, सोसाइटी को साथ में लेके चलना है, उसके भी डेवलपमेंट, कहते हैं ना 100 रुपये कमाओ लेकिन उसमें 5 रुपये कम से कम सोसाइटी में भी दीजिए, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई कमाता है, आप दूसरों की मदद भी कीजिए। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, मैनेजमेंट जो होता है, वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर मतलब मैनेजमेंट की प्रकृति क्या है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आई होप आप सभी को भी अच्छा लगा होगा आज पढ़कर, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय करते रहिए, और हमारे प्लेटफॉर्म पे आना बिल्कुल मत भूलिए। बेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हो हमारे चैनल की वो इजीली मिल पाएँ।